Welcome all of you in our बांदीकुई क्लासेस चैनल। देखिए, आज हम इतिहास के अध्याय में शुरू करने के लिए जा रहे हैं सांबर के चौहान, या ये कहे अजमेर के चौहान। कैसे इनकी शुरुआत हुई, क्या इनका इतिहास रहा, उन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन को देखना है कि वास्तविकता में सांबर के जो चौहान हैं उनका जो वंश है, वंशावली जिसको अपन बोलते हैं, वो वंशावली क्या है, उन चीज़ों को अपन को देखना है। तो देखिए, सांबर के चौहानों की अपन बात कर रहे हैं और सांबर के चौहानों में अपन को वंशावली देखनी है। तो अजमेर के और सांबर के चौहान एक ही है, लेकिन ये अजमेर बाद में जाएंगे। अजय राज के द्वारा अजमेर में चौहान वंश को ले जाया जाएगा। एक तरीके से कहेंगे कि वहाँ संस्थापक के रूप में अजय राज काम करेगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले वासुदेव चौहान हुआ था 551 ईस्वी में। सांबर के आसपास के क्षेत्र में वासुदेव चौहान के द्वारा नींव रखी गई थी सांबर के चौहानों की। इनकी अपन उत्पत्ति, नींव वगैरह सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी एक वंशावली देख लेते हैं। तो वासुदेव चौहान के बाद में आता है नृप, नृप के बाद में आता है दुर्लभ राज, दुर्लभ राज के बाद में आता है गुवक फर्स्ट, और फिर आता है चंद्रराज। चंद्रराज की पत्नी का नाम याद रखना है, आत्मप्रभा। इसको रुद्राणी के नाम से भी जानते हैं। ये शिव भक्त थी और ये प्रतिदिन 1000 दिए जलाती थी। इसके एक और बताया जाता है कि ये यौगिक क्रिया में निपुण थी। ये प्रश्न एक बार आ चुका है शायद, यौगिक क्रिया में निपुण थी। फिर सिंहराज, विग्रहराज सेकंड, दुर्लभराज सेकंड, गोविंदराज तृतीय, फिर वीर्यराम, फिर चामुंडराज, फिर दुर्लभराज थर्ड, फिर विग्रहराज थर्ड, फिर अजयराज। इनमें अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे शासक जो है वो आपको पढ़ने नहीं है। इसमें से जो मुख्य है ना, अपन को उनको पढ़ना है। सारे जितने भी शासक हुए उनका सबका योगदान हालांकि रहा है, लेकिन इतना भी योगदान नहीं रहा जिससे उनको भाई अपन उनके बारे में ज़्यादा डीपली चर्चा करें। ऐसा कोई इनका योगदान नहीं रहा था। आगे अपन चर्चा करते हैं कि अजमेर में जो गया था वो अजयराज गया था, और अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर दुर्ग बनवाया था। अजयराज के बाद में अर्णोराज, अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ। ये एक शक्तिशाली शासक था, इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पृथ्वीराज थर्ड, वो सेकंड, सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। सोमेश्वर थर्ड, वो पृथ्वीराज थर्ड जिनकी माँ कर्पूरी देवी। फिर गोविंदराज, और गोविंदराज के माध्यम से यानी 1194 में गोविंदराज कहाँ चले गए, रणथंभौर चले गया और चौहान वंश की नींव डाली। तो ये एक अपन ये कह सकते हैं ये एक तरीके से वंशावली है सांबर के चौहानों की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको बहुत काम देगी। वंशावली जो है वो आपको बहुत काम देने वाली है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं सांबर के चौहानों की। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा सांबर के चौहान। जो इतिहास है वो याद करने में बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। चलो मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ये अपन राजस्थान का मैप मान लेते हैं, और यहाँ एक क्षेत्र था, यहाँ एक झील है, और इस झील का नाम है, क्या नाम है, सांबर झील। ठीक है, सांबर झील जयपुर में है। भौगोलिक स्थिति में 3 जिलों के टच करती है, आपको सबको पता है। सांबर झील के आसपास, कौन सी झील के, सांबर झील के। तो सांबर झील के चहु और के कहे, या ये कहे कि सांबर झील के आसपास, या ये कहे कि सांबर झील के चारों ओर एक वंश था। तो उसने यहाँ यानी लोग जो रहते थे सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया, सपाद लक्ष्य। क्या कहा गया, सपाद लक्ष्य।
सपादलक्ष किसको कहा गया? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया? सपादलक्ष कहा गया। सपादलक्ष जो कहा गया, यहाँ आसपास जो लोग रहते थे उनको कहा गया चहमान। क्या कहा गया? चहमान। और चहमान का ही आगे परिष्कृत जो रूप था उसको कहा गया चौहान। तो यानी अपन क्या कह सकते हैं, सपादलक्ष में जो लोग रहते थे, जो वंश रहता था, उस वंश का नाम क्या था? चौहान वंश था। ठीक है। अब इनकी जो कुल देवी थी, चौहानों की जो कुल देवी थी, उसका नाम क्या था? शाकंभरी माता। देखिए, कुल देवी प्रत्येक वंश की होती है, आपको ध्यान रखना है। चौहानों की जो कुल देवी थी वो शाकंभरी माता थी, और कुल देवी प्रत्येक वंश की होती है। जैसे जालोर वंश की मैंने आपको बताई थी, कुल देवी आशापुरा की माता थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ के यानी सपादलक्ष के जो चौहान थे उनकी कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता। लेकिन यहाँ चौहानों की स्थापना करने वाला शासक कौन है? तो शासक तो भाई वासुदेव जी है। कौन है? वासुदेव। देखिए, भगवान जो कृष्ण है ना, उसके नाम से कई वंशों के, चौहान जो वंश है उनके संस्थापक है। वासुदेव भी भगवान कृष्ण का ही नाम है। और रणथंभौर की अपन यहाँ बात करेंगे तो रणथंभौर में अभी मैंने वंशावली में बताया, गोविंद राज क्या करेगा? गोविंद राज जो है वो क्या करेगा? शासन करे यहाँ से, यानी अजमेर से जाकर, और वहाँ चला जाएगा। कौन सी जगह? रणथंभौर चला जाएगा, और रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालेगा गोविंद राज। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आगे देखिए, आगे क्या होता है। तो यानी वासुदेव चौहान ने यहाँ चौहान वंश की नींव डाली, और कब डाली? 551 ईस्वी पूर्व। कब डाली भाई? 551 में। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि सांबर के चौहान, सपादलक्ष के चौहान कह दो, संस्थापक कौन होगा? कौन होगा? वासुदेव चौहान। संस्थापक को ही कहा जाता है मूल पुरुष, संस्थापक को ही कहा जाता है आदि पुरुष। ये पटवार में प्रश्न आ चुका है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया कि ये सांबर झील है। सांबर झील के आसपास को क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाता है। यहाँ चहु और जो जाति रहती थी, चारों ओर जो लोग रहते थे, उनको चहमान कहा गया। चहमान का परिष्कृत रूप ही चौहान है। ये चौहानों का जो संस्थापक है वो वासुदेव है, वासुदेव चौहान है। और कब की थी? 551 ईस्वी पूर्व में इनकी स्थापना की थी। इस वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। इनकी जो कुल देवी है, चौहानों की जो कुल देवी है, वो तो कौन है? शाकंभरी की माता है। शाकंभरी की जो माता है वो इनकी कुल देवी है। और शाकंभरी माता के उपनाम क्या है? इसको तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी किसको कहते हैं? शाकंभरी माता को कहते हैं। एक और उपनाम है इसका देवयानी। देवयानी के नाम से भी किस माता को जाना जाता है? शाकंभरी की माता को जाना जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न छोटे छोटे हैं। अब तीर्थों की नानी वगैरह से याद आता है कि भाई तीर्थों का मामा किसे कहते हैं। तो तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है ये आपको पता होगा। तीर्थों का जो मामा कहा जाता है वो तो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर अजमेर को। और तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? तो तीर्थों का जो भांजा कहा जाता है वो कहा जाता है मच्छकुंड धौलपुर को। मच्छकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक याद हो गया होगा कि कुलदेवी शाकंभरी माता है, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, देवयानी कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर है, तीर्थों का भांजा मच्छकुंड धौलपुर है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि साहब ये चहमान हैं, चौहान हैं, या फिर अपन ये कहे कि चौहानों की राजधानी क्या थी।
तो देखिए ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या कहा गया भाई? सपादलक्ष। इस क्षेत्र को सपादलक्ष कहा गया, सांबर झील के आसपास होने के कारण। और इनकी राजधानी थी इधर को अहिछत्रपुर। क्या थी राजधानी? क्या थी? अहिछत्रपुर। ध्यान रखना, ये राजस्थान पुलिस 2013 में प्रश्न आया था। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। क्या नाम है? नागौर नाम है। ये जांगल प्रदेश की राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन सपादलक्ष की राजधानी भी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। अब बात आती है अपने, ये तो अपन को समझ आ गया कि भाई ये चौहानों की ये चीज़, चौहानों का संस्थापक ये है, कहाँ ये रहते थे, राजधानी क्या है, कुल देवी क्या है, लेकिन इनके जो स्रोत हैं वो मिलते कहाँ से हैं? अब अपन पढ़ेंगे पहली बात तो कि ये जो स्रोत है चौहानों की उत्पत्ति के, अपन को देखना है चौहानों के उत्पत्ति के स्रोत। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया पटवार में। अभी जो पिछली बार पटवार की एग्जाम हुई थी उसमें से एक प्रश्न आया था कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसमें बताया है। तो तब से क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ने ये रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं वो हर प्रश्न को तब बताएंगे तब वो एग्ज़ाम में पुटअप हो जाएगा। पहले ये कोई नहीं बताता था कि भाई अगर अजमेर में तेज़ बारिश आएगी तो बाढ़ कहाँ आती है। आरपीएससी ने जैसे ही क्वेश्चन रखा, लोगों ने किताबों में सर्च मारना शुरू कर दिया और फिर बताने लग गए कि भाई ये तेज़ बारिश आएगी तो बाड़मेर में आएगी। मतलब कुल मिलाकर प्रश्न तब बताया जाता है जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती है। आपको हर परिप्रेक्ष्य समझना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो उत्पत्ति के देखिए, आपको एक तो नाम याद रखना होगा, पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। देखो पृथ्वीराज रासो तो लिखी थी चंद्रबरदाई ने, और पृथ्वीराज विजय, विजय में जय आ रहा है तो ध्यान रखना जयानक ने। यानी चंद्रबरदाई के बारे में आपने सुन रखा होगा, एक थाल जन्म एक थाल मरण। इसका कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ में ही जन्म हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय के साथ में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जयानक और ये दोनों क्या कहते हैं कि भाई जो चौहानों की उत्पत्ति हुई थी वो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी। किससे हुई थी? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी। ये बात कौन कहते हैं? चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पृथ्वीराज रासो कहते हैं। और पृथ्वीराज विजय का जो ग्रंथ है, यानी पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है जयानक का, और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, इनके अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है। और एक और है इसके अलावा जानकारी, तो औरन से भी मिलती है इसकी। एक मिलती है मूणोत नैणसी का ग्रंथ, नैणसिरी ख्यात मूणोत नैणसी। एक मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। इन सब के अनुसार ये सब लोग बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी। कैसे हुई, क्या हुई, उसकी एक थोड़ी सी, हालांकि एक किंवदंतियाँ भी हो सकती है। इनमें एक और नाम याद रखना आप लोग, एक नाम, तीसरा नाम याद रखना है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, इसका जो ग्रंथ था वीर सतसई, वीर सतसई। आपको पता है एक ग्रंथ था वंश भास्कर, वंश भास्कर। इन किताबों के नाम भी आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग क्या बताते हैं, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय जयानक ने। मूणोत नैणसी, नैणसिरी ख्यात, मारवाड़ी परगनारी विगत, सूर्यमल मिश्रण की, वीर सतसई और वंश भास्कर, ये बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी। गुरु वशिष्ठ का अग्निकुंड, गुरु वशिष्ठ कहाँ रहते थे? आबू पर्वत पर। कहाँ रहते थे?
आबू पर्वत पर रहते थे और आबू पर्वत पर ये क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो जब ये यज्ञ करते थे तो राक्षस आते थे और राक्षस क्या करते थे, इनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे, उसमें मांस हड्डियाँ वगैरह डाल देते थे। तो गुरु वशिष्ठ काफ़ी परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, कहा जाता है ये शायद किंवदंतियाँ हो सकती हैं, ये वास्तविकता भी हो सकती है, इसके बारे में अपन इतिहास के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए केवल बात कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धा उत्पन्न किए। जो प्रथम 3 योद्धा थे उनके नाम थे प्रतिहार, ये क्रम ध्यान रखना भाई। सबसे पहले एक योद्धा उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रतिहार था, दूसरे का नाम परमार था और तीसरे का नाम चालुक्य था। 3 योद्धा उत्पन्न किए पहले। प्रतिहार रक्षा करने में असमर्थ रहा, परमार भी असमर्थ रहा, चालुक्य भी असमर्थ रहा। अंत में एक सर्वशक्तिशाली योद्धा उत्पन्न किया और उसका नाम था चौहान। चौहान ने उन राक्षसों से गुरु वशिष्ठ को मुक्ति दिलवाई, यानी उन राक्षसों का वध किया। और वध करने के कारण ही कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, किससे, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति हुई है, चौहानों की उत्पत्ति हुई है। ये बात कौन कहते हैं, पृथ्वीराज रासो में ये बात कही गई है, पृथ्वीराज विजय में कही गई है, मूणोत नैणसी के द्वारा नैणसी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत में कही गई है, वीर सत्सई में और वंश भास्कर में कही गई है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो क्या है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, चौहानों की उत्पत्ति की। तो देखिए, एक शिलालेख है और उस शिलालेख का नाम है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख। तो देखिए, बिजोलिया शिलालेख की अपन बात करते हैं। बिजोलिया को प्राचीन समय में विजयावल्ली भी कहा जाता था। एक तो ये चीज नोट कर लेना, बिजोलिया का शिलालेख 1170 में लिखा गया और इसको लिखने वाला था गुणभद्र। इस बिजोलिया शिलालेख में वर्णन किया गया है, बिजोलिया शिलालेख में ही बताया गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण करवाया। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है जानकारी? ये जो जानकारी मिलती है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। तो यहाँ जो कथन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत अपन देखते हैं, यहाँ एक कथन लिखा हुआ है, विप्र श्री वत्स गोत्रे, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। ये एक कथन लिखा हुआ है, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। और इसका मतलब क्या है? ये इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है और इसका मतलब ये है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो विप्र यानी ब्राह्मणों से हुई है। ये प्रश्न पटवार एग्जाम में आ चुका कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से किसके अनुसार बताई गई है? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई गई है। लेकिन कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। कब लिखा गया था? 1170 में। किसने लिखा? गुणभद्र ने लिखा। वो बिजोलिया को क्या कहते थे? विजयावल्ली। बिजोलिया किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। तीसरे नंबर की बात करते हैं, चौहानों को विदेशियों की संतान बताया। अब देखिए, विदेशियों की संतान जो बताएगा वो कौन बता सकता है? तो कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक
विलियम कुक और स्मिथ, ये तीनों लोग ऐसे थे। पहली बात आप ये ध्यान रखना, ये तीनों ही विदेशी हैं। जब ये तीनों ही विदेशी है तो इन्होंने चौहानों को विदेशियों की संतान बताया। किसकी संतान बताया? विदेशियों की संतान किसने बताया? तो प्रश्न आ जाए, यदि विदेशियों की संतान तो कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक और स्मिथ के द्वारा चौहानों को किसकी संतान बताया गया? तो विदेशियों की संतान बताया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये दो चार जो फैक्ट हैं ये आपको याद होनी चाहिए। एक और फैक्ट याद रख लेना, यानी एक तो हम्मीर महाकाव्य, हाँ, हम्मीर महाकाव्य, एक है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, और एक है डॉक्टर हीराचंद ओझा। तो देखिए हम्मीर महाकाव्य तो किसने लिखा है भाई? नयन चंद्र सूरी। हम्मीर रासो किसने लिखा है? जोधराज ने। ये डॉक्टर ओझा जो इतिहासकार है, इन सब के अनुसार जो चौहान है उनको सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। ये प्रश्न भी आ सकता है भाई किसके अनुसार क्या बताया गया है? तो इनके अनुसार क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, मिटा दें। तो ये अपनी उत्पत्ति से संबंधित पक्ष थे। अब देखिए अपन ने देखा सबसे पहले प्रथम जो शासक हुआ था वो कौन हुआ था? वासुदेव चौहान हुआ था। स्थापना कब की? 551 में। क्या कहेंगे इसको? आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट का क्या याद रखना है आपको? ये पहला स्वतंत्र चौहान वंश का शासक था। पहला स्वतंत्र, यानी इससे पहले ये सामंत हुआ करते थे, तो पहला स्वतंत्र शासक। इसके बाद में गुवक के बाद में याद रखना है आपको चंद्रराज। और चंद्रराज को खुद को याद नहीं रखना, इसकी पत्नी जो है उसका नाम क्या है? आत्मप्रभा। आत्मप्रभा को रुद्राणी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, रुद्राणी कहा जाता है। ये शिव भक्त थी, ये भी ये याद रखना है आपको, शिव भक्त थी। और मोस्ट बात ये याद रखनी है, यौगिक क्रिया में निपुण थी। यौगिक क्रिया में निपुण, यौगिक क्रिया मत समझते हो, जादू टोने वगैरह में ये निपुण थी। ये पुष्कर झील के किनारे भगवान शिव को प्रतिदिन 1000 दिए जलाती थी भगवान शिव के लिए। इसके बाद में आपको सीधा और कोई शासक के बारे में इतना याद नहीं रखना, अजय राज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए अजय राज के बारे में यहाँ तक अपन ने देखा चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। तो अजय राज के बारे में अपन देखेंगे। और अजय राज शासन जो अजय राज ने 1113 से और 1133 तक शासन किया है। और 1113 में ही क्या बसाया? अजमेर नगर बसाया था। अजमेर नगर बसाया और किला बनवाया, जिस किले का नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग है। अजय मेरू जो दुर्ग था, अजमेर दुर्ग भी इसको बोलते हैं, ये बीठली पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? बीठली पहाड़ी पर है। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? गढ़ बीठली का दुर्ग। क्या कहते हैं? गढ़ बीठली का दुर्ग भी इस दुर्ग को कहते हैं। आपको पता होगा इधर को जो शासन था मेवाड़ में, तो मेवाड़ में राणा थे, यानी गोहिल वंश का, सिसोदिया वंश का शासन था। तो वहाँ का जो राजा था यानी शासक था, उसका नाम था महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया।
पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा। पत्नी का नाम क्या था? तारा। एक बार तारा और पृथ्वीराज सिसोदिया, इतिहास में पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजा भी कहते हैं, ध्यान रखना। इनका जब अपन कभी मेवाड़ वंश पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। ये 3 भाई थे, एक बहन थी आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल के साथ कर दिया था। सिरोही का जगमाल आनंदाबाई को परेशान करता था, तो ये अपनी बहन की रक्षा के लिए वहाँ जाता है। सिरोही के जगमाल ने इसको जहर के लड्डू देकर ख़त्म कर दिया था, यानी मार दिया था, हत्या कर दी थी। तो एक बार तारा और पृथ्वीराज अजमेर घूमने के लिए गए, तो उस समय इन्होंने क्या देखा, इस अजमेर जो दुर्ग है इसकी स्थिति क्या थी? जर्जर थी। किसने देखा इस चीज़ को? तारा ने देखा। तो पत्नी तारा के कहने पर पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का निर्माण यानी पुनर्निर्माण करवाया था। ये कह सकते हैं मरम्मत करवाई थी, इसलिए इस दुर्ग का एक और नाम पड़ा, तारा के नाम पर तारागढ़ इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी अजय राज की, हालांकि इसकी और बात करेंगे। आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन अजमेर वंश पूरा क्लियर कर लेंगे, और आप लगातार वीडियोस देखते रहें। आपको अजमेर वंश से रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि चौहानों का जो वंशावली है वो काफ़ी है, लेकिन जो भी कार्य है वो सटीक तरीके से हैं, तो याद करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अपन को केवल फैक्ट देखने हैं, कहानियों पर कुछ नहीं करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।